गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी की जो बुक है हमारे पास में एनडीए वाली, ठीक है ना, ये टारगेट डिफेंस एकेडमी पॉलिटी जनरल स्टडी एनडीए, एनडीए, ठीक है ना। हम लोगों ने एक आप लोगों को जनरल स्टडी की बुक प्रोवाइड कराई है बेटा। इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो है उनके पीवाईक्यूज लिखे हैं। ये जो सेशन चला रहे हैं हम लोग उन पीवाईक्यूज को डिस्कस करने के लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। देखिएगा, चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हाउ मेनी शेड्यूल वर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहा है कि संविधान, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। याद रहेंगे बच्चा, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। और ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 10, बी में है 9, सी में है 8 और डी में है 7। जल्दी से बताएंगे, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी। तो बेटा आंसर सही होगा 8, ठीक है ना। मूल संविधान में, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच शेड्यूल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन एंड नेम ऑफ द स्टेट। वो सीधे सीधे सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा है बेटा कि वो कौन सा अनुसूची है, वो कौन सी अनुसूची है जिसमें आप लोगों को टेरिटोरियल, जुडिशियल एंड नेम ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों के नाम और उनके प्रशासनिक क्षेत्र मिलेंगे, उनके न्यायिक क्षेत्र मिलेंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ा भी चुके हैं आप लोगों ने, मैक्सिमम टाइम पेपर देते समय आपको याद आएगा, करा भी होगा। पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची में आप लोगों को राज्यों के नाम मिलेंगे। याद रखिएगा, राज्यों के नाम है, राज्यों के नाम है, उनके क्षेत्रों का विस्तार बताया गया है। न केवल राज्यों के नाम है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, राज्यों के नाम है, उनके क्षेत्रों का विस्तार है, केंद्र शासित प्रदेश है। ओवरऑल वो संघ को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन शब्द को खोलकर बताया गया है कि इसमें कौन कौन से, इसमें कौन कौन सी टेरिटरीज आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है वो प्रोविजनल गवर्निंग द emoluments, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस इन मेंशन्ड इन। तो वो क्वेश्चन है क्या, कह रहे कि किस अनुसूची में बेटा इन लोगों के वेतन, इनके भत्ते और इनके विशेषाधिकार है। तो आपको याद होना चाहिए किस अनुसूची में इनके वेतन, इनके भत्ते और उनके विशेषाधिकार है। तो आंसर है शेड्यूल, शेड्यूल 2, ठीक है ना। आपको बता दें किस आर्टिकल में बेटा राष्ट्रपति का वेतन है। तो प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट की अगर सैलरी की बात करी जाए, प्रेसिडेंट की सैलरी की बात किया जाए बेटा, तो आर्टिकल 59, ठीक है ना। प्रेसिडेंट की सैलरी की बात करेंगे तो आर्टिकल 59(3) में है, और राज्यपाल की सैलरी की बात करेंगे तो 158(2) में है, ठीक है ना। इधर बात कर लेते हैं गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर की सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो बेटा गवर्नर की सैलरी की बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की सैलरी जो आर्टिकल 53 सबसेक्शन 3 में है, और गवर्नर की बात करेंगे तो आर्टिकल 158 सबसेक्शन 3 में है, 158 सबसेक्शन 3 में है, ठीक है ना। ये साफ साफ लिख रहे हैं कि किस आर्टिकल, सॉरी, किस अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, कौन से शेड्यूल में इन सबके, किन सबके, तो वो देखिएगा किनके किनके जो है वो किन कौन कौन सी वो पोस्ट है जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी सैलरी है, उनके अलाउंसेस है और उनके विशेषाधिकार है। तो वो ध्यान से देखिएगा, प्रेसिडेंट की सैलरी का उल्लेख किया जाएगा, गवर्नर साहब की सैलरी का उल्लेख किया जाएगा। बेटा स्पीकर की बात किया जाए, स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इधर देखेंगे स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर ऑफ विधान सभा, ठीक है ना। इनके साथ साथ में याद रखिएगा, इनके साथ साथ में बेटा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और बेटा हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज भी बताई गई हैं। इतना ही नहीं बच्चों, राज्यसभा के सभापति, ठीक है ना, चेयरमैन ऑफ
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के सभापति और बेटा उपसभापति, ये सारी की सारी पोस्ट नोट करिएगा। इन सबके वेतन, इनके भत्ते और उनके विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना? इन सब के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में? तो अनुसूची 3 में, अनुसूची अनुसूची 2 में। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। तो बच्चों याद करिएगा, कौन सी वो अनुसूची है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो बच्चा वो अनुसूची कौन सी है? वो अनुसूची है 5वीं अनुसूची, ठीक है ना? आपको पता होगा अनुसूची अनुसूची 2 में वेतन भत्ते हैं, अनुसूची 3 में बेटा जो शपथ है, शपथ का प्रावधान है, ठीक है ना? ओथ दिलाई जाती है। अनुसूची 4 में बेटा अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, राज्यों की सीटें हैं, राज्यों की सीटें कहाँ पर हैं? राज्य सभा में बताई गई। और अनुसूचित 5 में बताया गया बेटा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है? इनका प्रशासन बाकी सभी क्षेत्रों से अलग होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स वर मेंशन्ड इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चा भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं? भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जिनके जनजातीय या प्रशासनिक क्षेत्रों का उल्लेख हम लोगों ने शेड्यूल 5 में, है ना? शेड्यूल 5 में जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें हम लोगों ने इनका उल्लेख किया है? तो आंसर है 10 ऐसे राज्य। कितने ऐसे राज्य हैं? तो 10 ऐसे राज्य। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, देखेंगे कौन-कौन से वो राज्य हैं? तो लिखिएगा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गुजरात, आगे बढ़ेंगे तेलंगाना, तो 5 आपके सामने ही लिखे हुए हैं, तेलंगाना, उसके बाद एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। यहाँ पे देख लेते हैं, पेन बदल लेती हूँ। एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। देखिए ध्यान से देखेंगे, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, झारखंड हुआ है 1 2 3 4 5, हाँ तो झारखंड नेक्स्ट आएगा, झारखंड। बता दें आपको बेटा, ये वो 10 राज्य हैं, यही वो 10 राज्य हैं, इनके इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना? किस शेड्यूल में? तो शेड्यूल 5 में, ठीक है? शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 में 10 ऐसे राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट मेंशन्ड अंडर 6th शेड्यूल। तो छठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य हैं, जिसमें से त्रिपुरा नहीं है बेटा। कौन सा स्टेट नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जगह पर यहाँ पे सॉरी मणिपुर नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पर यहाँ पे त्रिपुरा राज्य है, ठीक है ना? त्रिपुरा राज्य, जैसे कि असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा राज्य। असम का आपको याद होगा बोडो क्षेत्र, काफी चर्चा में रह चुका है बोडो एरिया। इस बोडो क्षेत्र के लोगों ने असम से अलग राज्य बनने की मांग की थी, लेकिन बाद में समझा बुझाकर एक ट्रीटी के द्वारा बातचीत दबा दी गई थी और बोडो क्षेत्र की मांग को अभी हम लोग हाल फिलहाल में नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना? तो बच्चों आपको बता दें, अनुसूची 5 में 10 राज्यों के प्रशासन, 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है। और अनुसूची 6 में बेटा 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया। नंबर 1 असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है ना? मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, हमने आपको पढ़ाया भी था। मेघालय की 3 पहाड़ियां आपको याद होनी चाहिए, गारो,
गारो, खासी, खासी और जयंतिया, ठीक है ना, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, आपको बता दें, याद होगा आप लोगों को। बेटा ये इस नाम की हिल्स भी हैं और इसी नाम की यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं, ठीक है, ये हिल्स भी हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि सेकंड शेड्यूल में क्या है बेटा, और ध्यान से देखिएगा, सेकंड शेड्यूल में बेटा सैलरी है, वेतन है, ठीक है ना, भत्ते हैं और विशेषाधिकार है। सैलरी भी है, भत्ते भी हैं और विशेषाधिकार हैं। किन किन के हैं, तो आप लोगों को याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्रेसिडेंट के हैं, गवर्नर के भी हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के भी हैं, गवर्नर के भी हैं, लोकसभा के स्पीकर के भी हैं, राज्यसभा के चेयरमैन के भी हैं। एक चीज आपको बता दें, हाई कोर्ट के जजेस की भी सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी है। तो इनमें से कौन सा वो पद है, इनमें से कौन सी वो पोस्ट है जिसका उल्लेख आपको सेकंड शेड्यूल में नहीं मिलेगा, तो राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख आपको सेकंड शेड्यूल में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख आपको सेकंड शेड्यूल में नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल मेंशन्ड अबाउट द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो आपको बताना है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का मतलब होता है संघ सूची, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट। इसमें बेटा ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में कानून जो है वो केंद्र बनाती है, ठीक है ना। नंबर 2 पे लिखा है राज्य सूची, राज्य सूची को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लिस्ट, इसके बारे में जो कानून है वो राज्य की सरकार बनाती है। और एक होता है कॉनकरेंट लिस्ट, मतलब कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। और इसके बारे में जो कानून होता है बेटा वो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाती है, ठीक है ना। तो पहली बात तो इन तीनों का उल्लेख आपको कहाँ पे मिलेगा, तो 7th शेड्यूल में मिलेगा, राइट, 7th शेड्यूल में मिलेगा। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यूनियन लिस्ट में बेटा 100 सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स है, क्लियर है। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, 61 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं। और बेटा कॉनकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, कॉनकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, क्यों ना एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, तो बेटा संघ सूची में एक आध एग्जाम्पल पकड़ लो, जैसे कि रक्षा, जैसे कि डिफेंस हो गया, या फिर कोई विदेशी मामले हो गए, ठीक है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री पूरी इन्हीं के मामले में आती है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया। अब हम स्टेट की बात करते हैं तो बेटा जैसे कि पुलिस हो गया, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट में आएगा, जैसे कि हेल्थ हो जाएगा, ये भी स्टेट लिस्ट में आएगा। कौन करंट लिस्ट की बात करेंगे तो जैसे कि बेटा एजुकेशन सेक्टर हो जाएगा, ये पूरा पूरा इसी में आ जाएगा, जैसे कि मैरिज हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, जैसे कि डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्ट इसमें जाएंगे तो कौन करंट लिस्ट में जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स इज नाउ प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं कि आज के समय वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी शेड्यूल्स हैं। तो बेटा पहले तो 8 थी, आपको बता दें पहले तो 8 थी और बाद में 4 और जोड़ी गई, तो कितनी हो गई है, अभी हाल फिलहाल में कितनी है, तो 12 है, ठीक है ना। ये 4 कैसे जोड़ी गई है देख लेते हैं इनको। 8 के बाद आती है 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, फिर आई थी 10th शेड्यूल, फिर आई है बेटा 11th शेड्यूल, और फिर आ गई थी 12th शेड्यूल। 9वीं शेड्यूल की बात करेंगे तो इसको जोड़ा गया था 1951 को, ठीक है, 1951 को, इसमें लैंड रिफॉर्म था, ठीक है। 11वीं, हाँ इसको एक और बात बताते थे कि प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से प्लस किया गया था 9th शेड्यूल को। 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो बेटा इसको 52वें अमेंडमेंट से, ठीक है, 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1985 को। कब जोड़ा गया था,
1985 को, ठीक है ना, पेन चेंज कर लेते हैं। 11th शेड्यूल की बात करेंगे तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992-93, ठीक है ना, पंचायती राज सिस्टम को, ठीक है ना। नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची का मतलब था लैंड रिफॉर्म। 10वीं अनुसूची का मतलब था कि एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब कि दल बदल। और 11वीं अनुसूची में था बेटा पंचायती राज सिस्टम। और 12वीं अनुसूची को देख लेते हैं हम लोग, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992-93, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसमें नगर निगम था, नगर पालिका था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखोगे, रूल ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ को हमने कहां से लिया, कानून के अधिकार को हमने कहां से लिया है, बताइए बच्चों। कानून के अधिकार को हम लोगों ने कहां से लिया है, तो आंसर है यूके से लिया है, ठीक है ना। कानून के अधिकार को हमने कहां से लिया है, तो आंसर है बेटा हमने इसको यूके से लिया है, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया, दो तीन चीजें देख लेते हैं। तो अमेरिका से हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल राइट, क्या लिया है, फंडामेंटल राइट लिया है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने यहीं से लिए, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट लिए बेटा हमने। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी ली हमने, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने कहाँ से ली, तो अमेरिका से लिया है। और एक चीज और, जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया, तो भी अमेरिका से ली। जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया, तो अमेरिका से ही लिया है ना। फ्रांस की बात कर लेते हैं, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिए हमने। सबसे पहली बात तो फ्रांस से हमने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया है, मतलब कि गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया है, तो हमने ये फ्रांस से ही लिया है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, तो आंसर क्या होगा, हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जैसा कि हम जानते हैं। और यहाँ से हमने लिबर्टी लिया है, इक्वालिटी लिया है। सबसे पहली बात, रिपब्लिक शब्द लिया है, लिबर्टी लिया है, इक्वालिटी शब्द हमने कहां से लिए, तो फ्रांस की क्रांति के 3 शब्द हमने उठा लिए थे यहां से, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी जैसे शब्द हमने कहां से लिए हैं, तो विश्व बंधुता जैसे शब्द हमने फ्रांस से लिए हैं, है ना। और यूके से हमने एक चीज और भी ली है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोगों ने, सिंगल सिटीजनशिप ली है। क्या लिया है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, तो आंसर हमने यूके से लिया है। क्लियर है इतना? फिर से देखिएगा, जर्मनी से बेटा हम लोगों ने इमरजेंसी पावर ली है, कहां से, जर्मनी से। जर्मनी से हम लोगों ने आपातकालीन शक्तियां ली है ना, इमरजेंसी पावर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग कंट्री। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, आप अपनी बुक में देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत आया है। द फॉलोइंग कंट्री, क्या फॉलोइंग कंट्री है, क्वेश्चन नहीं बनाया था, हो सकता है कुछ भी। चलिए इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, फ्रांस के संविधान से कौन सा शब्द लिया गया, अगर आपको वो याद होगा तो आपको ये याद आ जाएगा क्या चीज फ्रांस के संविधान से नहीं ली गई है, ठीक है। तो इक्वालिटी तो ली गई है, लिबर्टी भी ली गई है और फ्रेटर्निटी भी ली गई है, तो क्या नहीं लिया गया, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमने कहां से लिया, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रूल ऑफ लॉ हमने लिया था ब्रिटेन से, मतलब कि यूके से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो याद करिएगा बेटा, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, फंडामेंटल राइट को हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में फंडामेंटल राइट को बोलते हैं बेटा बिल ऑफ राइट, ठीक है, बिल ऑफ राइट। यहां से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में है ना। तो आपको बता दें, फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन अंडर द आर्टिकल 12 टू 35। किस पार्ट में है, अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो पार्ट 3 में है, ठीक है ना। आर्टिकल 12 से 35 में है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट टाइम, तो देयर आर 7 - 1 इज इक्वल टू 6 फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट टाइम। सॉरी,
तो वर्तमान में भारत में कुल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो आंसर है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉनकरेंट लिस्ट कहाँ से बोरो की हमने? कॉनकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट यानी समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है? समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है बेटा? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया से, है ना। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने एक चीज और भी ली है, आर्टिकल 108। क्या कहता है ये? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। संयुक्त अधिवेशन भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है ना। और कॉनकरेंट लिस्ट भी कहाँ से बोरो की है? तो ऑस्ट्रेलिया से की है। कनाडा से हमने क्या लिया है? तो आपको बता दें कनाडा से, कनाडा से बेटा हमने क्या लिया है? तो कनाडा से हमने रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है? फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, फ्रांस से हम लोगों ने रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र जैसा शब्द लिया है, ठीक है ना। वो लिखा है यूके, तो यूके से हम लोगों ने क्या लिया है? तो रूल ऑफ लॉ लिया है, रूल ऑफ लॉ भी लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी लिया है बेटा हम लोगों ने फ्रांस से, यूके से, सॉरी, रूल ऑफ लॉ लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया और बेटा सिंगल सिटीजनशिप भी लिया हम लोगों ने। क्या लिया है? सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है ना। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है? तो हमने यूके से लिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, पंचायती राज इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से बताएंगे किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट है? ध्यान से देखिएगा, किस अनुसूची में पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट है? तो आंसर है बेटा अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची 11। अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। क्या है ये पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के लिए आपको बता दें 1957 को बलवंत रॉय मेहता, 1957 को बलवंत राय मेहता एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की सिफारिश थी कि पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पे लागू किया जाए। नंबर 1 पे होगी ग्राम सभा, नंबर 2 पे होगी क्षेत्र समिति और नंबर 3 पे होगी बेटा जिला पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है ना। इन्हीं के कहने पे लागू किया गया था। फिर हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992-1993 को क्या किया गया था बेटा? संशोधन करके हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था बनाया है। इसके लिए अनुसूची, अनुच्छेद और भाग बकायदा बनाए गए थे, ठीक है ना। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 243 सबसेक्शन से लेकर 243 सबसेक्शन ओ तक में, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते अनुसूची, तो अनुसूची ऐसा कि हम देख भी रहे हैं 11 थी और अगर भाग की बात करें तो भाग 9 बनाया गया था, ठीक है ना, आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंटी डिफेक्शन इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल? एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है बेटा दल बदल। क्या होता है? दल बदल। यहाँ लिख लीजिएगा, एंटी डिफेक्शन को हिंदी में कहते हैं बेटा दल बदल, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको जनता जो है वो किसी और पार्टी के नाम से वोट करती है, लेकिन वो कुछ समय के बाद उस पार्टी को बदल कर एक दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है ना। ऐसा वो कब करता है? जब वो सत्ता में रहता है। मान लेते हैं हमने अपनी एक विशेष दल को, हमने एक अपना दल को जो है वोट देकर उसको सरकार में हिस्सा दिया है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि अपना दल वाले उस नेता ने अपना उस दल को छोड़ दिया है, मतलब कि स्किप कर दिया है और वो किसी दूसरी पार्टी को, मान लेते हैं कि तुम्हारा दल एक नई पार्टी है, उसको ज्वाइन कर लेता है, मान लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? क्या ये एक सही प्रोसेस है? तो ये सही प्रोसेस नहीं है। इसको हमने कहाँ डिफाइन करा है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ को बेटा हम लोगों ने 10, 9, 11 और 8th लिखा है।
सही जवाब है 10th शेड्यूल में। 10वीं अनुसूची में बेटा इसको डिफाइन किया गया, ये देखिएगा लिख रहे हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में बदल दल बदल कानून को, ठीक है ना, दल बदल कानून को गैर कानूनी बताया गया है बेटा। इसके लिए बाकायदा हम लोगों ने कानून बिल पास करवाया है, एक लॉ बना है, इसको हम लोगों ने 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1985 को, राजीव गांधी की सरकार उन दिनों थी, ठीक है ना। इसको संविधान में जोड़ा गया है और बाकायदा इसके लिए अनुसूची 10 बना दी गई है, ठीक है ना। इससे बहुत सारे ऐसे मंत्री जो आप देखेंगे कि वो ऐसा करते भी हैं और उनके ऊपर जो है वो केस भी चल रहा हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम। तो बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में कहते हैं मौलिक कर्तव्य। कहां से लिया हम लोगों ने बच्चा मौलिक कर्तव्य? लिख लीजिएगा मौलिक कर्तव्य। कहां से मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट लिया गया? तो आंसर है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, ठीक है ना। कितने मौलिक कर्तव्य हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो सिंह सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया है बेटा, जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसमें पहले 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है ना, और फिर एक कर्तव्य बाद में जुड़ा है, ठीक है। ये तो जुड़ गए थे 42वें से, इसको कब जोड़ा गया था? तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ये क्या था? 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये दिया गया था। तो अब हर एक बच्चे का ये अधिकार भी है, उसको रखने वाले जो गार्जियन होते हैं उनकी ड्यूटीज भी होती है ये, ठीक है ना। तो अब देखेंगे आप लोग कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है? तो 11 कुल कर्तव्य हो गए हैं, ठीक है, 11 कुल कर्तव्य हो गए। जैसे कि आप देखेंगे अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसको प्रेरित करने वाले जो भी नेता थे, जिस भी पार्टी के थे, उनके जो भी उच्च आदर्श थे उनको हृदय में संजोए रखना, ठीक है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर उनकी निंदा नहीं कर सकते हो। जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, नदी है, झील है या कोई पर्वत है, मॉन्यूमेंट्स है, उसकी रक्षा करना, क्लियर है। ये सारी की सारी बातें जो है वो अब देश के मौलिक कर्तव्यों में ऐड कर दी गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, बहुत सिंपल सी बात है कि जो अमेंडमेंट करते हैं हम लोग बेटा, संविधान में संशोधन करने का प्रोसेस, ये हमने कहां से लिया है? सही जवाब है साउथ अफ्रीका। तो प्रोसीजर जो अमेंडमेंट है, ये जो अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है, ये हमने कहां से लिया है? तो बेटा सही जवाब है साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है, ठीक है ना। किस आर्टिकल में हम लोग अनु करते हैं संविधान में संशोधन? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने का प्रोसेस है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने का प्रोसेस है। सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो संशोधन कितने प्रकार का होता है? संशोधन संशोधन बेटा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे लिखोगे सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट में जितने लोग भी मौजूद होते हैं उनमें 50% प्लस एक आदमी अगर कह देता है कि हाँ ये हो जाना चाहिए तो ये हो सकता है। नंबर 2 पे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, 2/3 लोग जब बोलेंगे तो ये लिखिएगा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट,
स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट में सिर्फ इतना होगा कि जितने लोग भी संसद में बैठे उसके 2/3 मतलब कि आधे लोगों से बात नहीं बनेगी, 2/3 लोग जब कहेंगे तब उसको पास कर दिया जाएगा। और नंबर 3 पे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन, ठीक है ना? तो ये तो चलेगा ही, स्पेशल स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी तो चलेगी चलेगी, लेकिन राज्यों में भी इस बात पर चर्चा होगी और आधे से अधिक राज्य जब बोलेंगे कि हाँ ये चीज हो सकती है, तो ही उस अमेंडमेंट को किया जाएगा। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को अगर बदलना हो, ठीक है ना? क्योंकि उसमें राज्यों के लोग भी शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के भी चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। अब हमको राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसेस ही बदलना है, तो हमें स्टेट से भी पूछना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? अमेंडमेंट होते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, ये तो वही क्वेश्चन आ गया है। वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, कौन सा आंसर होगा? देख के बताओगे कहां से लिया हमने प्रोसेस? तो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है बेटा इसका प्रोसेस, ठीक है ना? तो ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 4 का एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है ना? आपको याद रखना है, आप लोगों को संस्था की ओर से एक बुक मिली होगी, ठीक है? ये देखिए, टारगेट डिफेंस एकेडमी जनरल स्टडी एनडीए, इसमें हम लोगों ने पूरी जनरल स्टडी की पीवाईक्यू आप लोगों के सामने रखे हैं, ठीक है ना? उन पीवाईक्यू को हम लोग समय समय पर आपके सामने जो है वो डिटेल के साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को चैप्टर नंबर 4 का एनालिसिस करना है, ठीक है ना? धन्यवाद क्लास, जय हिंद क्लास।